जी पार्ट 2 स्टार्ट हो गया जी। कोई क्वेश्चन है तो पूछे। हाँ हाँ हाँ, तो वो जनरल लोन से कर देंगे और 15 दिन का इंटरेस्ट एक्सपेंस आएगा इधर। 15 दिन का, आधा महीना, 0.5/12। नहीं 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 नहीं, 15 दिन का नहीं, सॉरी, यकम जनवरी से ही शुरू होकर पूरे साल का आएगा। लेकिन वो अमाउंट कहाँ से निकल गई है? जनरल लोन से ना। वो तो आपने यूज कर ली जनरल लोन को, स्पेसिफिक लोन तो बाद में यूज होना शुरू होगा। अगर फिर स्पेसिफिक आ गया तो वो जो पेमेंट हो गई थी पहली हो गई थी यकम जनवरी को, 15 को जब वो आ गया तो अब उसकी ऑनवर्ड जो कोई भी पेमेंट होगी पहले स्पेसिफिक लोन में यूज होगा। जनरल लोन से पहले पेमेंट हो गई ना। जब तक स्पेसिफिक लोन नहीं आया, वो जनरल लोन मौजूद है तो जनरल लोन को यूज करते रहेंगे। जब स्पेसिफिक आ जाएगा तो फिर उसको, क्योंकि वो कहीं और भी यूज हो सकते हैं ना, जो पूल पड़ा वो कहीं और यूज करेंगे, ये अपना लोन आ गया इसका इसी को यूज करेंगे। ठीक है जी, सही है। अच्छा जी, ये क्या रहता है? अभी तक एग्जाम्पल्स दी थी आपको पढ़ने के लिए, पढ़ी तो नहीं होंगी। बेशर्मो, एग्जाम्पल्स क्या क्या है जी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की? हाँ, IAS 23 को चलो जरा पहले देख लेते हैं। ये क्या है भला? ये किताब ही है ना आपकी, लेकिन चैप्टर 1 में चला गया। जरा एक नजर मार लेना बोरिंग कॉस्ट वाले स्टैंडर्ड पे भी, कि उसमें उसने क्या क्या लिखा हुआ है। आप लोगों ने पढ़ने की जहमत तो नहीं की होगी मुझे लगता है किताब। कुछ तो करें यार, कुछ तो कर लिया। वो 40 की तरफ जाते हैं, 1 मिनट, अभी मैं ये जरा होमवर्क तो दे लूँ ना। ठीक है जी। ट्रीटमेंट IAS 23 बोरिंग कॉस्ट कहता है कि वो बताता है कि कितना कैपिटलाइज कर सकते हैं बोरिंग कॉस्ट को। ठीक है, ये वो बताते हैं सर्टेन एसेट्स में। तो बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करना है अगर क्वालिफाइंग एसेट है। ठीक है, यानी कि नेसेसरली टेक सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम टू गेट रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज और सेल। फिर कमेंसमेंट कब करें? कहता है कि शुड कमेंस व्हेन ऑल फॉलोइंग कंडीशंस आर मेट। एक्सपेंडिचर फॉर एसेट इज बीइंग इनकर्ड, जिसको हमने क्या कहा था? फर्स्ट कंस्ट्रक्शन पेमेंट। ऐसा ही है, बोलो। फिर बोरिंग कॉस्ट आर बीइंग, बोरिंग कॉस्ट कब इनकर होना शुरू होती है जी? इंटरेस्ट कब इनकर होना शुरू होता है? नहीं बेटा, इंटरेस्ट इनकर होना शुरू होता है जब लोन आ जाए। कैपिटलाइज होना शुरू होगा तो उसके लिए काम स्टार्ट होने की बात हो रही है। बोरिंग कॉस्ट किस दिन से इनकर होना शुरू हो जाती है? ये बात नहीं समझ आई। एक्सपेंस कब इनकर होता है? देखो, लोन आपने यकम जनवरी को ले लिया, आपने उसको 1 रुपया इस्तेमाल नहीं किया यकम मार्च तक, तो क्या इंटरेस्ट एक्रू नहीं होना शुरू हो जाएगा? इंटरेस्ट इनकर कब होना शुरू हो जाएगा? जब लोन आपके पास आ गया। तो ये बेसिकली मुश्किल, इसीलिए तो मैंने आसान अल्फाज में लिखाया था। ये बोरिंग कॉस्ट आर बीइंग इनकर्ड का मतलब क्या है? लोन रिसीव हो गया। जिस दिन लोन रिसीव होगा इंटरेस्ट इनकर होना शुरू हो जाएगा। एसिडी कॉस्ट में ऐड करना है तो उसके लिए कमेंसमेंट सजेशन है। ये बात मुश्किल लगी तुम्हें? समझ आई है? ऐसे से देख रहे थे ना, मैंने कहा अच्छा। और एक्टिविटीज दैट आर नेसेसरी टू प्रिपेयर एसेट फॉर इंटेंडेड यूज और सेल आर इन प्रोग्रेस, यानी कि वर्क स्टार्टेड, जिसको मैंने आसान अल्फाज में आपके लिए लिखा था, वर्क स्टार्टेड। तो यही स्टैंडर्ड ने भी कहा हुआ है भाई। हमने अपने आसान अल्फाज में इसको देख लिया तो इसको पढ़ना जरूरी होता है, ये स्टैंडर्ड की गाइडेंस। ठीक है, फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लें? कहता है जब फंड्स आर बोरोड स्पेसिफिकली टू एक्वायर क्वालिफाइंग एसेट, बोरिंग कॉस्ट विच मे बी कैपिटलाइज्ड आर दोज एक्चुअली इनकर्ड, लेस एनी इन्वेस्टमेंट इनकम ऑन टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग द। इसको पढ़ना है, इसको करना है आपने लाजमी, और फिर मुझसे पूछना है ये नहीं हुआ तो। ठीक है, क्योंकि मैंने सवाल कराया है ना। ओके अच्छा, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट टू बी कैपिटलाइज। तो कई सवाल हमने किए, अब ये देखते हैं। वैसे 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 चेक ना कर लें। विल्सन ने रिसीव किया $18 मिलियन का 5% रेट वाला लोन यकम जनवरी पे टू फाइनेंस कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू फैक्ट्री। एज द फंड्स वर नॉट ऑल रिक्वायर्ड, इमीडिएटली विल्सन इन्वेस्टेड 6 मिलियन में से इन 2% बॉन्ड्स अंटिल 31 मई X8। सीधे से बताई जा रहा है। तो इतना मुश्किल हमने काम किया, ये ऐसे आसान आसान होते हैं। तो इसलिए मैं आपको सवाल करा के ना पूरा टॉपिक आपके सामने रख देता हूँ, उसके बाद फिर आप दुनिया जान के सवाल करें। कोशिश यही होती है कि उसके अंदर कवर हो जाए, मोटी मोटी बातें उसके अंदर सारी हो। ठीक है,
12 चैप्टर खत्म होता है तो किट को देखेंगे ना करके, पता लगेगा कि हम कितने पानी में, क्या ख्याल है, ठीक है। और कोई अगर चीज़ आ जाती है एक्स्ट्रा तो वो भी कर लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। ओके, कंस्ट्रक्शन ऑफ फैक्ट्री बिगैन ऑन 1 मार्च X8 व्हेन वाज कंप्लीट ऑन 31 दिसंबर। अब ये देखो पर्चे में ऐसे करना है, ज़बानी स्पेसिफिक लोन है पहली बात तो, ठीक है, कि उसने लोन किस लिए लिया है, रिसीव्ड लोन टू फाइनेंस कंस्ट्रक्शन। इसका मतलब लोन कौन सा है, स्पेसिफिक। अब स्पेसिफिक लोन है तो कमेंसमेंट क्या होगी, लेटर ऑफ लोन रिसीव्ड, वर्क स्टार्टेड, और कंस्ट्रक्शन पेमेंट कहीं पे लिखी हुई कब हो रही है, तो नॉर्मली यही अजम्पशन होती है, जिस दिन काम शुरू हो उसी दिन पेमेंट होती है। इसका मतलब मेरी कमेंसमेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन किस दिन से होनी है, और किस दिन काम खत्म हो गया है, 31 दिसंबर पे। तो भाई कितने महीने बने, अब इधर देखो 18 मिलियन, ठीक है जी, 18 मिलियन का लोन है, 5% इंटरेस्ट रेट है, कितने महीने, कोई सस्पेंशन वगैरह तो नहीं है। ये क्या आ गया जी, ये इंटरेस्ट एक्सपेंस जो कैपिटलाइज होना है कितना, 0.75। ऐसे करते जाना है, क्विकली करना है इन चीज़ों को, फिर ये छोड़ना नहीं है अब इनको, ठीक है। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस आ गया जी, बल्कि यूं ही कर लो छोटी सी वर्किंग ऐसे, जी इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना, 0.75 डॉलर्स मिलियन में चल रहे हैं, और लेस कर दें इसमें से इन्वेस्टमेंट इनकम। अब वो भी उसने सीधी निकाल कर दी हुई है, कोई चक्कर ही कोई नहीं है, आपको अब पता है, अब सारी साइंस पता है, कोई शॉर्टकट नहीं लगाना, कोई रट्टा नहीं लगाना, सीधी सी बात है। कहता है जी 6 मिलियन इन्वेस्ट किए उसने 2% के हिसाब से अनटिल 31 मई। इमीडिएटली उसने यानी 1 जनवरी को इन्वेस्ट किए और 5 महीने तक इन्वेस्टेड रखे, कितने, यानी बाकी उसने पेमेंट कर दी होगी ना पहले दिन, प्रॉबेबली 12 मिलियन पे कर दी होगा, बाकी रहेगा 6 मिलियन, तो 6 मिलियन उसने फॉरन इन्वेस्ट कर दिया 31 मई तक, और फिर 31 मई को बाकी भी यूज कर लिए होंगे। अब सारी कहानी आपके सामने है, आपने छोटे से छोटा MCQ बनाए, बड़े से बड़ा सवाल बनाए, अब नहीं मार पड़ेगी इंशाल्लाह, ठीक है जी। 2% इंटू 5/12, आंसर 0.05। काश ये मैं भी घर से करके आता, गलती ना हो गई जी। कितना आता है, नहीं फर्क है भाईजान, 0.07 और 0.70 में फर्क है, ठीक है। अच्छा, इसका कहीं आंसर लिखा होगा, ये क्या है जी, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 6 होगा कहीं आंसर इसका, नहीं होगा, ना करो, होना चाहिए, होगा कहीं तो होगा, नहीं है, नहीं है, हाँ तो जाओ देखो ना, जल्दी करो ना, आपको दिया हुआ, मैं नहीं जा रहा, जल्दी करो, ओपन किया करो, फॉरन सोल्यूशन देखा करो, ठीक है। चलो अब हम भी ऐसे ही करेंगे, हम भी नहीं देखेंगे जाके, आपको ही देखना पड़ेगा। हम मतलब मैं नवाब बन के, हम ऐसे हम वैसे। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग, TYU नंबर 6। चलो यार इतनी देर लगा दी तुम लोगों ने तो रहन दो फिर। अच्छा बहुत आगे जाना पड़ रहा है, $18 मिलियन का लोन है और फंड्स रिक्वायर्ड नहीं थे सारे, तो इमीडिएटली 6 आपने कर दिया इन्वेस्ट। कंस्ट्रक्शन बिगैन हुई 1 मार्च को। एक मिनट, ये गड़बड़ हुई ना, हमसे हुई ना। देखो वो कमेंसमेंट सिजेशन है। कमेंसमेंट क्या है जी, कमेंसमेंट की डेट ही 1 मार्च है। तो ये जो आपने 5 महीने लिए गलत लिए हैं, ठीक है। आपने मार्च, अप्रैल और मई 3 महीने की इन्वेस्टमेंट इनकम लेनी है, बाकी 2 महीने तो आपके PNL में जाने हैं, ठीक है। थोड़ा सही करा दो जल्दी से। 0.03 नहीं समझ आई ये बात, देखो ना समझ आ गई। हाँ असल में कहानी क्या थी, ये असल में आपका कमेंस हो रहा है प्रोजेक्ट 1 जनवरी को प्रॉबेबली, ठीक है, नहीं 1 मार्च पे यहाँ पे, ठीक है। तो इससे पहले अगर लोन आ गया तो उसका इंटरेस्ट भी कहाँ गया है, PNL में, तभी तो आपने यहाँ पे 10/12 लिया, वरना आप क्या लेते हैं यहाँ पर। तो पहले 2 महीने क्यों नहीं लिए, क्योंकि वो कैपिटलाइजेशन नहीं कर सकते थे आप शुरू, वो 2 महीने एक्सपेंस बन गया। तो ये पहले 2 महीनों की इनकम भी फिर कहाँ जानी चाहिए, वो अदर इनकम है, इनकम आई है, अगर उन्होंने इन्वेस्ट किया है तो इनकम तो आई है, ठीक है।
तो बोलो जी 0.72 क्या है, ठीक है, समझ आ रही है। चलो अच्छा, where funds for project are taken from general borrowings, the weighted average cost of general borrowings is taken। अब यहाँ पे लिख तो दिया इसने, अल्लाह करे कोई गधा अच्छा सवाल भी मिल जाए जिसमें वेटेड एवरेज मिल जाए, या वो सवाल में बताएगा, आप नॉर्मली बता दिया करता है, ठीक है। इफ एंटिटी हैड, पहले से ही थे 10 मिलियन 6% लोन और 2 मिलियन, दो आ गए ना। द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ बोरिंग, अब वो देखो कितना सीधा है, उसने पूरे साल के लिए इसको आउटस्टैंडिंग कर दी, जिंदगी आसान कर दी। तो आप यूं करो ना, इसको अपनी तरतीब पे करो। एक लोन है $10 मिलियन का, दूसरा लोन है $2 मिलियन का। जब ये मतलब कोई मंथ्स आउटस्टैंडिंग नहीं, तो यही क्या बन गया, लोन आउटस्टैंडिंग। खामोशी केस में क्या अज्यूम करते हैं, लोन सारा साल आउटस्टैंडिंग है, ठीक है, कितना आता है। उसके बाद यहां पर हमने क्या लेना है, रेट, ठीक है, ये 6% आ गया और ये नहीं, ठहर जा रहा है 8%। चलो आप एक एक्सपेंस बताओ, इंटरेस्ट एक्सपेंस 0.6 और बोलो 0.16। तेजी से करना है, यही कॉन्फिडेंस देगा आपको, जल्दी जल्दी करते जाना है, उसको देखते जाना है, पर्चे में यही तो करना है जी। 0.76। अब हमें क्या चाहिए, एवरेज रेट। रेट के लिए क्या करेंगे, 0.76 को डिवाइड कर देंगे 12 से, आंसर इज तो 6.33% हो गया ना, ऐसे ही है, सही है। अब ये क्या आ गया, जनरल रेट। अब वो कहता है, उसने मांगा क्या हुआ इसमें इलस्ट्रेशन में, अमाउंट टू बी कैपिटलाइज। अच्छा उन्होंने रेट ही निकाला हुआ है, ठीक है ठीक है। तो भाई ये वही काम किया हुआ है, देखो उन्होंने ये वही काम किया, पर मसला ये है, अगर ये लोन आउटस्टैंडिंग पूरे साल ना रहा तो फिर ये वाली चीज तो नहीं काम देगी, इसलिए मैंने आपको एक लंबी वर्किंग से काम सिखा दिया था। अब अल्टीमेटली काम यही करना है आपने, बस 1 मिनट में हो जाता है। सीखते हुए तो तफसील से ही सीखना पड़ता है ना बेटा चीज़ों, ठीक है। अच्छा, सीजेशन कब रोक दें, जब सब्सटेंशली ऑल एक्टिविटीज नेसेसरी टू प्रिपेयर क्वालिफाइंग एसेट फॉर इंटेंडेड यूज आर कंप्लीट। मैंने कहा था कि जब ज़्यादातर काम हो जाए, छोटा मोटा रहता हो तो कोई बात नहीं, और कंस्ट्रक्शन सस्पेंड भी हो तो रोकना है, पर ये आर्जी तौर पे ड्यू टू इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट फॉर एग्जांपल। तो अब ये टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग तो कर लेना ना कम से कम। कैलकुलेट करो टोटल अमाउंट टू बी इंक्लूडेड इन कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट। कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी मांग ली ऑन यकम जनवरी एस बिगेन टू कंस्ट्रक्ट अ सुपर मार्केट विच हैड एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ 40 साल, परचेज साइट फॉर इतने, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग कॉस्ट इतने, एंड फिक्सचर फिटिंग कॉस्टेड इतने, कंस्ट्रक्शन सुपर मार्केट कंप्लीट इस दिन और बॉर्ड यूज इस दिन, सेंस को ब्रॉड इतने मिलियन रुपीस इतने इस तारीख को इन ऑर्डर टू फाइनेंस द प्रोजेक्ट। स्पेसिफिक लोन है, लोन कैरी 10% एंड इट इज रीपेड ऑन 30 जून X6 और हम X5 पर ही खड़े होकर ये सारा काम कर रहे हैं, सिर्फ स्पेसिफिक लोन है। ऐसे करके आप करोगे सवाल। अब ये कर लो, ये मेरे टाइम ज़ाया होगा, करवाऊंगा। किसमें, हाँ स्टडी हब के ऊपर सेम है, तो वो कर लो या ये कर लो। अगर इधर कर लो तो जब उधर जाओगे तो कहोगे ये सेम है, वहां पे कर लिया तो यहाँ आओगे तो सेम है, एक ही जगह कर रहा है ना, ठीक है। तुमने किए तो नहीं, अच्छा चलो। अच्छा जी, उसके बाद आती है जी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की बात थोड़ी सी रह गई थी यार, कितने गए मेरे नोट्स, वैसे ही देखता हूँ जाकर। ये जनाब मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दी थी, बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, इनसे बड़ा फायदा हो जाने वाला है आपको, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कुछ एग्जांपल्स हैं जी, क्या, लैंड हेल्ड फॉर लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन, ये तो हमें वैसे ही पता था, रादर देन फॉर शॉर्ट टर्म सेल इन ऑर्डर। शॉर्ट टर्म सेल हो तो वो कहाँ चला जाता है, इन्वेंट्री। शॉर्ट टर्म सेल के लिए लिया तो और अगर हेल्ड फॉर सेल है तो वो IFRS 15 IFRS 5 के अंदर चला जाता है, ठीक है। उसको देखेंगे जब जहां वहां जाके पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, बस ये सादा बात, अगर वो हेल्ड फॉर सेल है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में हेल्ड फॉर सेल है तो वो तो इन्वेंट्री है, और अगर वो पहले उनका इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी था और अब हेल्ड फॉर सेल है फिर वो IFRS 5 में जाता है ना। PPE था, अब हेल्ड फॉर सेल है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस उनका सेल करना नहीं है ना प्रॉपर्टीज, वो सेलर, वो तो फिर मानी क्या जाता है, प्रॉपर्टी डीलर। उस इन्वेंट्री बनती है उसी की है जिसका ऑर्डिनरी कोर्स हो प्रॉपर्टीज को बेचना खरीदना, ठीक है। खैर उसको छोड़ो यार, वो क्या कह रहा है, वो लैंड जो लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए होल्ड करें वो क्या है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, ऐसे ही है। और बोलो, तो कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए किया। नेक्स्ट,
लैंड हेल्ड फॉर करंटली अनडिटर्मिन्ड यूज। करंटली अनडिटर्मिन्ड यूज का मतलब फ्यूचर में क्या करना है नहीं पता लग रहा। अगर ये लैंड है तो क्या कर दो, नहीं लेके तो रख लिया है, मसला ये क्या करना है फ्यूचर में ये नहीं पता। इसीलिए IS2 IS16 IS40 कहां लेके जाऊं पता नहीं लग रहा, तो उन्होंने कहा जी फिलहाल फिर IS40। फॉर एग्जांपल इफ एंटिटी हैज नॉट डिटरमिन्ड दैट इट विल यूज द लैंड एज ओनर ऑक्यूपाइड, यानी IS16 में रखेंगे और फॉर शॉर्ट टर्म सेल या इन्वेंट्री में रखेंगे, और हेल्ड फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन या उसको किस में रखेंगे, IS40 में। ये अभी उन्होंने डिसाइड नहीं किया, तो जब तक डिसाइड नहीं किया तब तक भी ये क्या है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। ओके, इंपॉर्टेंट थिंग्स आर गोइंग, क्योंकि ये MCQs बन जाते हैं यहीं से। फिर A building owned by entity and leased out under one or more operating leases। ऑपरेटिंग लीज अभी पढ़ेंगे इंशाल्लाह जाके थोड़े अरसे के लिए, यानी कि लीज फिलहाल इस स्टैंडर्ड के हद तक आपके लिए लीज क्या है, रेंट। ठीक है, रेंट पे आपने बिल्डिंग होल्ड की हुई है, ओन्ड, और लीज्ड आउट है यानी कि रेंटेड आउट है। लीज्ड आउट मतलब रेंटेड आउट, आगे लिखा हुआ है रेंटल एग्रीमेंट किया हुआ है आपने। ठीक है, नेक्स्ट, बिल्डिंग दैट इज वेकेंट, खाली तो है लेकिन होल्ड किस लिए की हुई है कि उसको हम किराए पर देंगे। उसके ऊपर बोर्ड लिखा हुआ है, बोर्ड लगा हुआ है उसके ऊपर, किराए के लिए खाली है। ठीक है, फॉर रेंटल प्लीज कॉन्टैक्ट, आजाद ने अपना नंबर लिख के दिया हुआ है। ठीक है, या प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट हो रही है और इरादा क्या है कि फ्यूचर में उसको किराए पर देंगे, तो कंस्ट्रक्टेड, बीइंग कंस्ट्रक्टेड और डेवलप्ड फॉर फ्यूचर यूज एज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। तो जब तक वो नहीं कंस्ट्रक्ट हो जाती तब तक वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ही है। मतलब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का CWIP है। मतलब आप जब बोलेंगे ना CWIP, बिल्डिंग नहीं बोलना, CWIP इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बोलना है। ठीक है, तो सही है। अच्छा, इससे भी ज्यादा कीमती अगली एग्जांपल्स हैं। कौन सी चीजें इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में फॉल नहीं करती, मतलब ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं है इसलिए इस स्टैंडर्ड के स्कोप से बाहर है, वो कौन सी जनाब? वो कहता है प्रॉपर्टी इंटेंडेड फॉर सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स, यानी कि इन्वेंट्री। फिर प्रॉपर्टी इन द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट फॉर सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स, यानी वो बनाई किस लिए रही है प्लाजा कि उसको बेचेंगे, किराए पे देने का कोई इरादा नहीं है। ठीक है, तो ऐसी प्रॉपर्टी जो इन प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट फॉर सेल ऑर्डिनरी कोर्स के अंदर वो ये करेंगे। या प्रॉपर्टी एक्वायर एक्सक्लूसिवली फॉर व्यू टू सब्सिक्वेंट डिस्पोजल इन नियर फ्यूचर। ठीक है, मकसद ही क्या था, एक्सक्लूसिवली विद द व्यू ऑफ सब्सिक्वेंट डिस्पोजल। या प्रॉपर्टी एक्वायर्ड एक्सक्लूसिवली फॉर डेवलपमेंट एंड, मतलब वही वाली बात क्लियरली बता रहा है आपको कि एक्वायर ही किस लिए कर रहे हैं, या आपकी अपने बिजनेस में ऑक्यूपाइड है PPE। ठीक है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट ओनर ऑक्यूपाइड है, या फ्यूचर में आपका इरादा है कि उसको ओनर ऑक्यूपाइड रखेंगे, या हेल्ड फॉर फ्यूचर डेवलपमेंट एंड सब्सिक्वेंट यूज एज ओनर ऑक्यूपाइड, या ऑक्यूपाइड बाय एम्प्लॉइज। अगर आपके एम्प्लॉइज ने वो ऑक्यूपाई कर रखी है, चाहे वो रेंट दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, जब आपके एम्प्लॉइज के पास आ गई तो उससे रेंट ले भी रहे हैं, तो ये धोखा ना खा जाना कि ये इन्वेस्टेड प्रॉपर्टी बन गई, इन्वेस्टेड प्रॉपर्टी नहीं है। जी, इसका MCQ भी बना होगा, बने होंगे इसके। ठीक है, तो जी बेटा कहाँ लिखा हुआ था? अभी तो जाते हैं उस पर, फिलहाल तो ये एग्जाम्पल जरा पढ़ लो ताकि ये थोड़ा सा जहन में आ जाए, इसको ऐसे ही जहन में रखना है। ठीक है, अब मैं चैप्टर की बात कर रहे हैं ना। हाँ बताओ बताओ। तो तब भी देखो, सब लीज का मतलब पता है, मैंने आपको, हमारी कंपनी है ABC कंपनी। ठीक है, इसने आगे एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी थी जो रेंट पर दे दी। ठीक है, रेंट पर दी है टू XYZ ने किराए पर लेकर आगे फिर किराए पर दे दी है 2-3 लोगों को, तब भी ABC के लिए ये क्या है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। ठीक है,
और ये इसने जो लेकर किराए पे आगे दी है, तो ये तो भाई आगे किराया पे कर रहा है, इसका तो अपना एसेट ही नहीं है, इसको तो रिकॉर्ड करने की लड़ाई नहीं है। सब लीज या सब लेट का मतलब होता है, ठीक है। अच्छा ठीक है, चलो अच्छा जी, अब ये भी एग्जांपल्स हो गई, देखें ज़रा इसमें कुछ रह गया हो तो ज़रा क्विकली देख लें, जल्दी जल्दी यार मुका दीजिए यार, बड़े दिन हो गए ना अब इसके हैं। तो प्रॉपर्टी ओनर ऑक्यूपाइड है, सिचुएशन हो सकती हैं जब ये डिफरेंट वेज में रिकॉर्ड हों, ये मैंने आपको पढ़ा दिया था, ऐसे ही है। उसके बाद कंसोलिडेटेड अकाउंट्स वाली बात भी आ गई थी, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, कॉस्ट मॉडल, फेयर वैल्यू मॉडल में जो कुछ भी है ये किया था आपने, ये लिखें ज़रा, इनके साथ लिखें प्लीज़। क्या है, कहता है एक मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी है, उसने परचेज किया एक प्रॉपर्टी $1 मिलियन की यकम जनवरी पे फॉर इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल, लैंड एलिमेंट ऑफ कॉस्ट इज बिलीव टू बी, ऐसे लगता है जैसे मेरे वाला सवाल तब्दील हुआ हुआ इधर, या शायद मैंने यहाँ से देख के बनाया था वो, यानी इतने सेम सवाल हैं तो मिलती जुलती बातें ही होती हैं, ठीक है। एंड बिल्डिंग एलिमेंट इज एक्सपेक्टेड टू हैव यूजफुल लाइफ 50 ईयर्स ऑन 31 नंबर एक, लोकल प्रॉपर्टी इंडिसेस सजेस्ट फेयर वैल्यू एज राइजन टू 1.5, हाउ प्रॉपर्टी शुड बी प्रेजेंटेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो क्या मसला है जी, ये तो पहले सवाल जो पहले दिन सवाल किया था उसका भी बच्चा है, ठीक है, क्योंकि इसमें एक ही साल है, उसमें कम से कम साल तो 2 थे। अब देखना ये कॉस्ट मॉडल अलग है, फेयर वैल्यू मॉडल अलग है, तो बहुत आसान है। फिर ट्रांसफ़र की बात की तो मैंने आपको सवालों से ट्रांसफ़र समझाई थी सारी, और बोलो तो इसको देखो ज़रा, ये क्या कहता है, ये होमवर्क जो लिख रहा हूँ ये सुबह अब मैंने कल चेक करना है, ठीक है। ये जितनी एग्जाम्पल्स टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग के साथ मैंने होमवर्क लिखा है अब मैं ये कल चेक करूँगा, और मैंने किट करानी है, ठीक है, अल्लाह ने चाहा। और उसमें भी मैं कुछ बहुत आसान लगेंगे तो वो छोड़ दिया करूँगा, लेकिन आप एडवांस में करके ज़रूर आएंगे, ठीक है ना। तो क्योंकि फ़ायदा इससे होना है कि आप करें, तो फिर आपके साथ मैं डिस्कस करता जाऊँगा, जो मुझे अच्छा लगेगा मैं करूँगा, जो आप कहेंगे वो करूँगा, ठीक है। जो आप भी कहेंगे यार हो तो गया, क्या इतना सादा सा रहने दो, तो रहने दो, ठीक है, लेकिन प्लीज़ इसको करना पड़ेगा आपको। पढ़ता फिर भी जा रहा हूँ मैं, कायल कंपनी परचेज एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी सम ईयर्स अगो एंड कैरीज इट अंडर फेयर वैल्यू मॉडल, यकम जनवरी X1 पे प्रॉपर्टी की फेयर वैल्यू इतनी थी, ऑन यकम जुलाई X1 ने डिसाइड किया कि इसको अपने इस्तेमाल में ले आए। अब इस दिन फेयर वैल्यू 14 है और यूज़फुल लाइफ इतनी है, बताओ आपके लिए कोई मसला है। ये सवाल किए ना हमने, ठीक है, मैंने 3-4 सवाल कराए थे, तो प्लीज़ इसको एक ऐसे करके करना है आप लोगों ने। अनसीन सवाल है ना, तो फिर टेस्ट हो रहा है आपका, ठीक है, तो इसीलिए ये वाले नहीं करवाए थे। हालांकि आसान तरीका क्या है, आसान तरीका यह है इस किताब को पकड़ लें, यहाँ से रीड करवाते जाएं, यहाँ से उसको, बड़ी अच्छी किताबें बनी होती हैं, यहाँ से इसको आप जो है वो एग्जाम्पल को करते जाएं, आसान तरीका है। पर फिर बस एक सवाल हो गया, बस फिर कहानी खत्म। अब मैं चाहता हूँ आपको बुक रीडिंग की आदत पड़े, इंशाल्लाह। आप देख रहे हो कोई एक लफ्ज़ ऐसा निकले, किसने पढ़ा था IAS 40, मैंने कहा था जाके पढ़ो, किसने पढ़ा था? चीज़ें कोई बीच में से निकली, कोई एक आधी चीज़ निकली तो पूछ ली, अच्छा हो जाता है, बाकी चीज़ें तो वही होती हैं, स्टैंडर्ड तो वही होते हैं भाई, ठीक है। सो प्लीज़ उसको करना, पढ़ना सीखें इसको, ओके, लाजमी पढ़ेंगे, इसको भी पढ़ते हैं, होमवर्क है तो सही। अब बस पढ़ाई शुरू होगी ना, अब नेट प्रैक्टिस खत्म होगी, आज 10वां लेक्चर है। पहले 9 सिंगल डिजिट के अंदर तो हम ज़रा थोड़ा सा हाथ पाँव सीधे कर रहे थे ना, अब हो गए, ठीक है, काम शुरू करें। अब क्या रिक्वायरमेंट है जी, शो यूजिंग एक्सट्रैक्ट्स करेक्ट फिगर्स, करेक्ट फाइनेंशियल रिपोर्ट ट्रीटमेंट फॉर अबव आइटम्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, माशाल्लाह। ड्यूरिंग द ईयर टू 30 सितंबर हडसन बिल्ड अ न्यू माइनिंग फैसिलिटी टू टेक एडवांटेज ऑफ न्यू लॉज, ओके, कंस्ट्रक्शन फैसिलिटी कॉस्ट 10 मिलियन एंड फंड टुक दिस लोन नॉट पेड, ये तो बहुत कुछ आ रहा है बीच में, हाय हाय हाय, ये मैं कल कराऊंगा, हाँ ये मैं कल करवाऊंगा, और ये मैं लाजमी कल देखूंगा। जब लाजमी इसको देखना है तो बाकी सारे तो खुद ब खुद ही आ जाएंगे। आए आए आए, इसमें है सारा कुछ, एसिड भी है इसमें, वो आई थिंक आगे मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन इसके अंदर डिकमीशनिंग की प्रोविजन भी होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने माइन शाइन सेट किया है। उम्मीद है, नहीं भी हो तो कोई बात नहीं, लोन ले रहे हैं तो बोरिंग कॉस्ट भी होगी, तो इंशाल्लाह ये हाँ आ रहा है, ये डिसमेंटल करना है। ओए होए होए, As the equipment is specialized, Hudson invested seen in recruiting ट्रेनिंग भी आ रही है। ओए होए होए, ये तो भाई मस्ट होमवर्क है, ठीक है, तो बाकी सारे खुद ब खुद मस्ट होगी, कुछ चेक करना है मैंने, ये करके आना, वरना बेशक ना आना, और ना आए तो मैं घरों फट के लेना तुहानू, ठीक है, आ जाना, ओके। L&T purchased a property 15 years ago at a cost of 100,000 and have been depreciating it at 2% on the straight line. L&T have had the property professionally revalued at
व्हाट इज रीवैल्यूएशन सरप्लस? अरे यार कौन कहता है कि आप नहीं कर सकते? ठीक है, ये सारा कुछ कर लोगे, ये आपका काम है। मैं वो करवाऊंगा जिसमें आपको मसला आएगा, लेकिन IS-20 से रिलेटेड कोई चीज़ अगर आ जाए तो वो हम अब शुरू कर रहे हैं, वो अभी नहीं करनी। ठीक है, ओके। बोरिंग कॉस्ट डन, इसमें तो कुछ भी नहीं निकला था, ये तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कख नहीं है इसके पल्ले भी, लेकिन ये सवाल करेंगे तो ये इसी तरह से कोई भी चैप्टर हमने बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, सारा कुछ करेंगे इंशाल्लाह। और जुलाई का महीना जो है, जून खत्म हो गया ना, अब जुलाई का महीना जो है इसके अंदर कोशिश करेंगे 2 घंटे 2.25 घंटे ये पढ़ते रहें, लेकिन अगस्त के अंदर इंशाल्लाह यानी कि आखिरी जो कोई हमारे 15 को दिन होंगे उसमें फिर हम टिका के पढ़ेंगे। ठीक है, उसमें रिविजन्स भी करेंगे, उसमें हम डबल क्लास कर देंगे, ये मैं एडवांस बता रहा हूँ 1 महीना पहले। ठीक है, ओके। लेकिन जिस किसी चीज़ को पढ़ना है ऐसे ही है बेटा। ठीक है, इसको हम छोड़ नहीं सकते। तो जी आप हेडिंग दे दें आज, गवर्नमेंट ग्रांट्स एंड असिस्टेंस IS-20, ये इस चैप्टर का आखिरी स्टैंडर्ड है। ठीक है, अब ये ना कहना कि आप छुट्टी दे दें, आज थोड़ा सा पढ़ लें ज़्यादा, कोई मसला तो नहीं है? कोई मसरूफियत है, कोई मसला? भाई वो बोर्ड मिटा दें। क्या? जिसके अंदर आपकी प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग आ रही है? हाँ ठीक है, इधर भी कहीं पे पड़ा हो ना वैसा तो दिखा दो। अब तो बस फिर वर्ड मुझे दो, वर्ड दो मुझे। हाय हाय, चस नहीं करा दी भाई। अच्छा जी, देखो बात यह है कि अंग्रेजियाँ तो हम करते ही रहेंगे, पढ़ते ही रहेंगे। आपको पता है, मेरे ख्याल में हम पहले कोई एक आधा सवाल कर लेते हैं, मज़ा आएगा। हुई आज मैंने मीटिंग भी एक रखी है, चलो 15-20 मिनट तो पढ़ ही लेंगे ना, और आधा घंटा और पौना जितना भी है। भाई भट्टी साहब को कह दें कि बजे का मैंने टाइम दिया हुआ है। हाँ भट्टी साहब, ठीक है। लो जी, आपका हैंडआउट आपको मिल गया, ठीक है। चलो लो अभी मेरे बच्चों, अंग्रेजियाँ तो फिर कभी करते रहेंगे। पहले 2 सवाल कराने थे, जिसमें से मेरी चाहत है कि एक सवाल आज करें, एक कल, क्योंकि आज वाले सवाल में ग्रांट, कैपिटल ग्रांट्स कहते हैं जिसको, ग्रांट रिलेटेड टू एसेट है, दूसरे में ग्रांट रिलेटेड टू एक्सपेंस है, और तीसरे में उनकी रीपेमेंट है, तीसरे और चौथे के अंदर। ठीक है, तो इसके बाद 2 सफ़ों का आपका स्टैंडर्ड है। मैंने तो कोशिश करके उसको जितना फैला सकता हूँ मैं फैला रहा हूँ। ठीक है, खैर लेकिन तफसील से इसको देखेंगे। आज सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 करना है। ओके, बहुत सिंपल है, चीज़ें मुश्किल नहीं हैं, बस ध्यान से देखने की ज़रूरत है। सबसे पहली चीज़ IAS, छड़ देना उन्होंने यार, अब इधर आ जा। अच्छा, IS-20, IS-20 के अंदर गवर्नमेंट ग्रांट्स की अकाउंटिंग है और गवर्नमेंट असिस्टेंस का डिस्क्लोजर है। ठीक है, गवर्नमेंट ग्रांट होती क्या है? फायदे की चीज़ या नुकसान की चीज़? पहला सवाल, फायदा। अच्छा, गवर्नमेंट आपको पैसे देती क्यों है? कोई फ़ायदा दुनिया को पहुंच रहा हो, उनकी सोसाइटी को, उनकी आवाम को किसी भी तरह से कोई फ़ायदा पहुंच रहा हो, आप भी वो काम कर रहे हो, तो गवर्नमेंट आपको कुछ सपोर्ट कर देती है। अच्छा, अब ये सपोर्ट जो होती है इन द फॉर्म ऑफ कैश भी हो सकती है, इन द फॉर्म ऑफ अदर एसेट्स इन काइंड भी हो सकती है, लेकिन फिलहाल बात करते हैं कैश की। ठीक है, गवर्नमेंट ने मिसाल के तौर पे कहा, एक अंडर डेवलप्ड एरिया है, वहाँ पे जाके आप अगर कोई फैक्ट्री लगाते हैं ना जी, तो हम आपको उस प्लांट का जो आपने जाके लगाना है, फाटा के अंदर हुकूमत ने कहा कि जाके फैक्ट्री लगाए कोई बंदा, तो जितनी उस फैक्ट्री कॉस्ट होगी, टोटल खर्चे का, फैक्ट्री के एसिड का प्लांट मशीनरी है उसका 40% 50% हम पे करेंगे। कोई बंदा वहाँ पे जाए, क्योंकि
गवर्नमेंट ये चाह रही है कि फाटा के अंदर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेहतर हो, वहाँ पर ट्रेनिंग हो लोगों की, वहाँ पे जॉब्स क्रिएट हो, वहाँ पे बेहतर लिविंग स्टैंडर्ड बने, वहाँ पे तालीम बेहतर हो, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो ओवरऑल। तो वो एक तो खुद जो स्टेप्स ले सकेंगे वो लेंगे अगर वो सीरियस हैं, दूसरा वो इस तरह से ग्रांट्स देंगे, सब्सिडीज़ देंगे वहाँ के लोगों को, और लोगों को जाके वहाँ पे काम करें, ठीक है। तो वो फ़ायदा, उसकी अकाउंटिंग ज़रा सीख लेते हैं, अंग्रेजियाँ फिर देखते रहेंगे, पढ़ेंगे तफसील के साथ। फिलहाल सादा बात, थोड़ी सी अकाउंटिंग सीखते हैं इसकी, ठीक है। कि गवर्नमेंट ने क्या कहा, एबीसी कंपनी ने रिसीव की $40 मिलियन की एक ग्रांट ऑन 1 जनवरी X2 टू एक्वायर आ वाटर क्लीनिंग स्टेशन। इसको मैं प्लांट कर रहा हूँ यार, टू एक्वायर आ प्लांट, मैंने वैसे अपनी किताब में भी बच्चों कराते हुए किया था, खैर चलो। टू एक्वायर आ प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है ना, प्लांट ज़रा आसान हो जाता है। वाटर क्लीनिंग स्टेशन, पीपीई ही लिखना है वैसे तो मैंने, प्लांट क्या है जी, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कोई भी खरीदना था, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ प्लांट इज $100 मिलियन, यानी उसकी कॉस्ट कितनी है जी, 100, ठीक है। और 40 मिलियन आपको किससे मिल गया, गवर्नमेंट से। प्लांट की यूजफुल लाइफ 8 साल है, ठीक है। और प्लांट एक्वायर किया गया है, ये कॉस्ट ऑफ स्टेशन लिखा हुआ है, एडा है ट्रेन द स्टेशन, हर जगह प्लांट का अंदर ईजी हो जाए, ठीक है। अच्छा अब जी बच्चों, 1 जुलाई 2002 में ये प्लांट खरीद लिया इन्होंने और ये 31 दिसंबर है। अब मेरा सवाल, एसेट किस दिन आया है, 1 जुलाई 2002, और हुकूमत ने पैसे जो दिए इसी एसेट को खरीदने के लिए, जो हेल्प की, जो पैसे दिए वो कब दिए, 1 जनवरी 2002 पे। मेरा सवाल, ये फ़ायदा तो है, ये जो कैश आया है, ये फ़ायदा तो है, तो ये फ़ायदे की चीज़ तो इनकम कहलाती है ना, क्या ख्याल है, $मिलियन, डॉलर्स इन मिलियन जी, ये तो फ़ायदे की चीज़ कहलाती है जी। तो कैश डेबिट करके इनकम क्रेडिट कर लेना चाहिए हमें 40 से, ठीक है। P&L के अंदर 40 रुपीज़ की इनकम बुक कर लें, ठीक है जी। और उसके बाद क्यों नहीं बनी, आपने IS-20 पहले पढ़ा तो नहीं हुआ, नहीं पढ़ा हुआ, कॉमन सेंस यूज करते हुए बोला, बस काम हो गया। बेसिक थीम इस स्टैंडर्ड का है मैचिंग कॉन्सेप्ट। ये स्टैंडर्ड क्या कहता है जी, मैचिंग कॉन्सेप्ट, कि अगर आपको ये ग्रांट्स डिफरेंट तरह की होंगी, ठीक है। अभी ग्रांट एक्सपेंस रिलेटेड भी होगी, ठीक है, उसको रेवेन्यू ग्रांट, ये कैपिटल ग्रांट कहलाती है। ये ग्रांट रिलेट कर रही है नॉन करंट एसेट्स। तो ये स्टैंडर्ड का बेसिक थीम क्या है, IS-20 का बेसिक थीम क्या है, मैचिंग कॉन्सेप्ट, कि अगर जिस खर्चे को सपोर्ट करने के लिए आपको ये ग्रांट रिसीव हुई है, अगर तो वो खर्चा सारा आज P&L में चला गया है या जा चुका है ऑलरेडी, तो ये सारे पैसे भी आज ही इनकम बना लो, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर ये खर्चा क्या है, फिक्स्ड एसेट खरीदना है आपने, उसके लिए हेल्प मिली है, तो क्या फिक्स्ड एसेट सारे का सारा आप खरीदते ही एक्सपेंस आउट कर दोगे, बोलो, क्या सारा एक्सपेंस आउट करना है, नहीं। तो फिर स्टैंडर्ड कहता है कि ये भी सारे का सारा आपने इनकम में नहीं डालना। अब आपके ज़हन में कोई और बात थी शायद, जिस वजह से आपने लायबिलिटी बोला, पर मैं गाड़ी और तरफ ले गया हूं, ठीक है। एक कहानी ये हो सकती थी कि हुकूमत कहती अगले 5 साल तक अगर तुम लोग वहां से निकले तो हमने तुम्हारे ये पैसे तुम्हारे से सारे वापस ले लेंगे, अगले 5 साल लाजमी है तुम्हारा यहाँ पे काम करना, अगर पहले निकलोगे तो ये पैसे वापस करने पड़ेंगे, ये होता है कंडीशन। लेकिन इस कंडीशन का मीट करने का इंतजार नहीं किया जाता, बल्कि IS-20 कहता है जब आपको रीजनेबल अश्योरेंस हो 2 चीज़ों की, पहली चीज़ पैसे आ जाएंगे और तो आ ही गए, दूसरी चीज़ आप कंडीशंस को सेटिस्फाई कर लोगे। 5 साल तक हुकूमत ने कहा फाटा से निकल के नहीं आना, आए तो पैसे वापस ले लेंगे। आपको आज पूछकर आज खड़े होकर स्टैंडर्ड पूछेगा क्या लगता है तुम्हें, नहीं हम नहीं आते, हम तो 15 साल का प्लान करके जा रहे हैं, इस प्लांट के यूजफुल लाइफ मेरी जो है वो
8 साल है और वो तो कह रहे हैं 5 साल, तो फिर इंशाल्लाह हम काम करेंगे। तो बस स्टैंडर्ड स्टार्ट में ये पूछ कर रीजनेबल एश्योरेंस लेकर कहता है ठीक है ग्रांट को रिकॉर्ड कर लो, ग्रांट को रिकॉर्ड। अब अगली बात मैचिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए आपने करनी है। अगर तो ये ग्रांट रिलेट करती है किसी ऐसी कॉस्ट से जो ऑलरेडी इनकर हो चुकी, पीएनएल में जा चुका, एक्सपेंस बन चुकी है वो चीज, तो ये भी क्या कर लो इनकम, वो भी इनकम, ये भी फॉरेन इनकम में डाल दो। या ये ग्रांट ऐसी सपोर्ट है, फाइनेंशियल सपोर्ट जो इमीडिएटली फाइनेंशियल सपोर्ट के तौर पे आपको दी गई है, तो इसको भी इनकम बना लो। लेकिन अगर ये ग्रांट रिलेट करती है किसी फ्यूचर एक्सपेंस के साथ या किसी कैपिटल एसेट के साथ, तो फिर इसका ट्रीटमेंट ये है कि जिस दिन आपको ग्रांट रिसीव हो उस दिन इसको लायबिलिटी बनाओ, एडवांस इनकम, डेफर्ड ग्रांट, डेफर्ड इनकम, ठीक है, एडवांस इनकम, इसको एक लायबिलिटी बनाओ। और जैसे जैसे एसेट डेप्रिशिएट हो वैसे वैसे लायबिलिटी को इनकम बनाओ। सेम पैटर्न, मैचिंग कॉन्सेप्ट। ऐसे ही कल आपको सवाल कराऊंगा एक्सपेंस रिलेटेड ग्रांट से के वाला, वो अलग है, ठीक है। इसी तरह से वो जो इमीडिएटली तो सादा बात कर दी ना, वो फिर जब कल मैं आपके साथ को टेबल शेबल बनाऊंगा आपके सामने, तो उसके अंदर यानी एक तो चलो यहाँ पे कर लेता हूँ मैं मिसाल के तौर पे, मैं कहता हूँ कि जी ग्रांट रिसीव हो गई, रिसीवेबल भी हो जाए तो कर लेते हैं, लेकिन चलो मैं कहता हूँ रिसीव हो गई फॉर पास्ट कॉस्ट ऑलरेडी इनकर्ड, ग्रांट रिसीव फॉर अगर हो पास्ट कॉस्ट ऑलरेडी इनकर्ड या इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट, तो अगर ये हो तो क्या करना है जी, क्या करना है जी, जब रिसीव हो जाए तो कैश या बैंक डेबिट। अच्छा, और अगर रिसीवेबल हो गई है तो रिसीवेबल डेबिट कर लो, कोई मसला नहीं, ठीक है। और ग्रांट इनकम पीएनएल के अंदर क्या कर लो, क्रेडिट, मुकम्मल अमाउंट, ठीक है। तो ये तो इसलिए ये तब है जब कैश रिसीव हो फॉर पास्ट कॉस्ट ऑलरेडी इनकर्ड या इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट। लेकिन अगर आपको ग्रांट रिसीव हुई है, इसका कल टेबल सब बना लेंगे, ठीक है, ग्रांट तो फिर आपका हिस्सा बन जाएगा आपके डिक्शनरी का, आपके क्या कहते हैं लाइब्रेरी का, ठीक है। ग्रांट रिसीव्ड फॉर, पढ़ाया करो लोगों को आगे जाके, मजे की पढ़ाया करो, तो पढ़ लिया करो, पढ़ाया करो, ठीक है, बड़ा फायदा होगा। किसको, मुझे पढ़ा दिया करो। ग्रांट रिसीव्ड फॉर फ्यूचर कॉस्ट्स टू बी इनकर्ड, फ्यूचर कॉस्ट्स टू बी इनकर्ड और कैपिटल एसेट, कैपिटल एसेट यानी नॉन करंट एसेट्स। तो उस सूरत में क्या करना है, उस सूरत के अंदर क्वेश्चन 1 और 2 कर लो यार, फिर टेबल कल ही बनाएंगे। अब वैसे तो फिर टेबल बनाना चाहिए, कल भी लिखना है तो आज भी लिखता जाऊं, तो चलो ठीक है। अब ये मसला क्या है, मसला क्या है, मसला ये है कि अगर आपको कैपिटल एसेट खरीदने के लिए गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया है, तो क्या ये एसेट आपको एकदम सारा फायदा दे देगा आज ही, नहीं ना देगा। तो इसका मतलब फिर एकदम ये सारे पैसे इनकम में भी नहीं जाने चाहिए, ठीक है। तो फिर क्या कर लो, स्टैंड कहता है इसके लिए, वैसे तो ऑप्शन 2 है लेकिन फिलहाल समझो एक ही है, ठीक है। वो क्या है, स्टैंड कहता है इसको लायबिलिटी बनाओ और जिस पैटर्न पर एसेट एक्सपेंस बने डेप्रिसिएशन, ठीक है, सेम उसी पैटर्न पर आपने इस लायबिलिटी को भी इनकम में डाल, ठीक है, ताकि जिस दिन एसेट खत्म हो, फुल डेप्रिसिएट हो, उस दिन लायबिलिटी भी, ग्रांट भी खत्म हो जाए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 1 में कर रहा हूं जी, ठीक है। तो एसेट रिलेटेड ग्रांट है ये, ठीक है, इसको कैपिटल ग्रांट्स भी कहते हैं, ओके। इसके अंदर 2 मेथड्स हैं, वैसे तो नाम ऊपर टॉप पे लिख लेंगे, फिलहाल नाम नूम को छोड़ो, मैं पहले जर्नल एंट्रीज करता हूं। तो फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2002 है, 20x2 या 22
2002 ये आपका जनाब है। चलो 2 पहले करेंगे तो 3 करेंगे ना, ठीक है जी। अब 1 जनवरी 2002 पर एंट्री कैश डेबिट हो जाएगा, हो जाएगा कैश डेबिट। अब कैश कितना आया 40 मिलियन, लेकिन ये कैश किस लिए है? हुकूमत ने ये ग्रांट दी है टू एक्वायर द प्लांट। अब कैपिटल एसेट, कैपिटल ग्रांट भी कहते हैं इसको, एसेट खरीदने के लिए आई, तो ये फिर आज इनकम में नहीं जा सकती, ठीक है। हाँ जी, तो कैश या बैंक डेबिट करके आपने डेफर्ड ग्रांट, इसका कोई भी नाम रख सकते हो भाई, एडवांस ग्रांट, डेफर्ड ग्रांट, कुछ भी कर लो, अनअर्न्ड ग्रांट, लायबिलिटी है बस ये। डेफर्ड ग्रांट क्या है जी? ये एक लायबिलिटी है, ठीक है जी। कितने से? 40 से, ठीक है। ये जनाब आपने रिकॉर्ड कर लिया इसको एज अ लायबिलिटी, ठीक है। अब 1 जुलाई को जाकर आपका एसेट आया है, ठीक है। तो 1 जुलाई 2002 पर आपने एसेट खरीदा, प्लांट, पीपीई लिख देता हूं, पीपीई डेबिट, कैश या बैंक क्रेडिट 100 से, ऐसा ही है? नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं निकालेंगे, हम नहीं निकालेंगे, हम उसको अलग रखेंगे, इसको अलग रखेंगे, ठीक है। यार कम से कम डेट्स तो यहाँ से, असल में ना मुझे एक ही तकलीफ है कि मैं पूरी पिक्चर जो है ना वो आपके सामने ही रखूंगा इंशाल्लाह, बस ताकि सब कुछ सामने हो, कुछ छुपा हुआ ना हो एक बार कम से कम एसेट रिलेटेड ग्रांट्स का, ठीक है। लो भाई थोड़ा सा ना मैं डेट इधर से ला रहा हूँ, और कुछ नहीं किया मैंने जी। 1 जनवरी 2002 पर जी कैश आया, कैश या बैंक डेबिट और डेफर्ड ग्रांट लायबिलिटी है ये क्रेडिट कर दिया आपने 40 से ऊपर, डॉलर शॉलर लिख लिया करो इन मिलियंस, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जनाब आपने 1 जुलाई को अपना एसेट खरीदा, तो 1 जुलाई 2002 पर पीपीई डेबिट, कैश क्रेडिट आपने कर दिया 100 रुपए, ठीक है जी। अब ईयर एंड आया 31 दिसंबर 2002, आया कि ना आया? आ गया। चलो ऐसे लिख दो, फासला क्या चलना, 31 दिसंबर 2002 आया, आपका एसेट क्या होगा? डेप्रीशिएट। एसेट क्या होगा? डेप्रीशिएट। तो डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट। अब यहां पे आया, आपने कहा जी 100 रुपए का एसेट है, ठीक है जी, और इसकी यूजफुल लाइफ सवाल में उसने बताई है 8 साल, लेकिन ये कब आया था? 1 जुलाई 2002 पे, तो 6 महीने की डेप्रीसिएशन ले लेंगे, 6/12, 6.25 की डेप्रीसिएशन आपने चार्ज कर दी। मैं भी नाल ही जाना है, कौन कहेगा? डेफर्ड ग्रांट, डेफर्ड ग्रांट कहेगी कि जिस लिए रोक रखा था वो हो गया ना, अब रिलेटेड कॉस्ट हो गई ना, एसेट रिलेटेड एसेट कॉस्ट बन गया, एक्सपेंस आउट बन गया, कॉस्ट होती है एक्सपेंस आउट बन गया, तो मुझे भी डेप्रिशिएट, मुझे भी, इसको अमोर्टाइज कहते हैं, इसको इनकम को, लायबिलिटी को इनकम बनाना, इसको अमोर्टाइजेशन कहते हैं, तो मुझे भी अमोर्टाइज करके इनकम बनाओ। हमने कहा जी ठीक है, तो डेफर्ड ग्रांट डेबिट करके ग्रांट इनकम हमने क्रेडिट करनी है, ग्रांट इनकम। अब ग्रांट की अमाउंट कितनी है जी? 40। अब डिवाइडेड बाय 8 करके आप ये ना कह देना कि 1 जनवरी को ग्रांट आई थी और एसेट तो 1 जुलाई को आया, क्योंकि एसेट को फॉलो करना है। अगर ग्रांट पूरे साल की आपने आज इनकम बना ली, पूरा साल तो एसेट इस्तेमाल नहीं हुआ था, आखिरी साल में 6 महीने एसेट बचा होगा, ग्रांट खत्म हो चुकी होगी, ये नहीं कर सकते। हशर के साथ नशर जैसे नहीं करते होते थे, यहां भी वैसे ही चलना है। वहां भी इसलिए कहते थे कि एसेट खत्म हो तो सरप्लस भी खत्म हो जाए साथ साथ, ऐसे ही यहां पर एसेट खत्म हो तो ग्रांट खत्म हो। तो ग्रांट के आने की डेट पे गौर ना करो, मसलन एसेट इस साल आता ही ना, 2003 में आता,
तो ग्रांट इस साल में पूरी की पूरी 40 मिलियन की लायबिलिटी में नजर आती रहती है, 1 रुपया भी इनकम ना बनी होती। अगले साल एसेट आता तो अगले साल जितना एसेट, फिर अगले साल 4 साल 5 साल जितने साल उसकी लाइफ होती उतने साल ये भी चलता। अच्छा ये भी हो सकता है एसेट इस साल आ जाता, ग्रांट अगले साल आती, तो फिर जितनी रिमेनिंग लाइफ होती है एसेट की, ग्रांट ने उसके साथ ही मैच होना था। ग्रांट ने खत्म होना है जिस दिन एसेट ने खत्म होना है, ना पहले ना बाद में, ठीक है। तो जो इधर किया काम वही इधर भी कर दिया, 6/12। ये है जनाब मैचिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है, ग्रांट इनकम क्रेडिट पीएनएल के अंदर, ठीक है। अच्छा अगला साल आएगा फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2003। तो पहली एंट्री तो नहीं होगी, लेकिन 31 दिसंबर ये भी नहीं है, ये तो पहली है, ठीक है, हाँ सॉरी पहली दोनों एंट्रीज कोई नहीं हुई। और उसके बाद 31 दिसंबर x3 पर एसेट डेप्रीशिएट होगा और ग्रांट लायबिलिटी में जो पड़ी हुई है डेफर्ड ग्रांट वो अमाउंटाइज होकर इनकम बनेगी। तो 31 दिसंबर 2003 डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट। अब 100 डिवाइडेड बाय 8 करेंगे और अब फ्रैक्शन नहीं लगना, इस साल में एसेट पूरा साल इस्तेमाल होगा। 12.5 से ये एक्सपेंस बुक कर लिया आपने, और साथ ही आपको मैं भी नाल ही जाना है को रिकॉर्ड करना पड़ेगा, ठीक है। तो 31 दिसंबर 2003 पर डेफर्ड ग्रांट डेबिट और ग्रांट इनकम क्रेडिट 40 डिवाइडेड बाय 8। अब कोई फ्रैक्शन ना लगाना इस पे, समझ आ रही है? नहीं मेरे पीछे छुप जाता है बोर्ड तो यूं होके बैठ जाए तो तंग होते हो। ये ना हो तुम उधर बैठे बैठे तुम मेरी कमर देख देख के सारा लेक्चर चले जाओ जी। 5 और 5, ठीक है जी। तो ये जनाब हमारा एक मेथड है, ठीक है। और इस मेथड के अंदर हमने क्या किया, हमने ग्रांट को अलग से एक लायबिलिटी बनाकर प्रेजेंट किया, बैलेंस शीट के अंदर भी दिखा देता हूँ, एक्सट्रैक्ट्स बना लेता हूँ ना, अभी सारा समझ आ जाएगा। एक्सट्रैक्ट्स तो फिर हुए, उनके बगैर तो हमारा गुजारा नहीं ना होता, ठीक है। तो पीएनएल के एक्सट्रैक्ट्स अगर मैं बनाऊं तो पीएनएल के अंदर मेरे बच्चों 2003 और 2002 की अगर बात करें तो ग्रांट इनकम, बल्कि पहले जो आपको तबीयत में आती है बात वो लिखे, पहले डेप्रीसिएशन एक्सपेंस। तो 2002 का डेप्रीसिएशन एक्सपेंस है 6.25 और 2003 का है 12.5। और ग्रांट इनकम पहले साल 2.5 की इनकम, दूसरे साल 5 की, ठीक है। अच्छा उसके बाद बैलेंस शीट की बात करें तो आपके नॉन करंट एसेट्स के अंदर पीपीई नजर आएगा, एक मिनट यार थोड़ी सी जगह बना लेना वर्किंग की, मुझे महसूस हो रही है जरूरत। जी और 12.5। अच्छा बच्चों, अब पीपीई रिकॉर्ड हुआ था 100 का, पहले साल में 6.25 डेप्रीशिएट हुआ तो 93.75 बुक वैल्यू नजर आ रही है, ठीक है। और अगले साल अब 93.75 में से ही माइनस कर दो, आसानी हो जाएगी। कितने लेक्चर हो चुके हैं आपके अभी तक? 5 हो गए, गुड। 2 रह गए, गुड जी।
माइनस नियत कर लिया आपने, नहीं 12.5 करना है ना, मैं दोनों साल का पीपीई पहले बना गया ना जी। कितना 100 माइनस 6.25 माइनस 12.5 भी कर सकते, 81.25। कोई मसला? अब एक चीज है, वो है डेफर्ड ग्रांट। अच्छा वैसे डेफर्ड ग्रांट जो है वो आपके दिल में आ रही होगी कि करंट और नॉन करंट को तोड़ के दिखानी चाहिए, लेकिन फिलहाल डे 1 है, मैं सिर्फ इसको नॉन करंट लायबिलिटीज में, बल्कि मैं लायबिलिटी लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ जी? चलो नॉन करंट लायबिलिटी लिख लो, ठीक है। दिल में आ रही होगी कि नॉन करंट और करंट को तोड़ें, क्योंकि ईयर एंड पर जितनी इनकम पड़ी होगी उसमें से कुछ हिस्सा अगले 1 साल में इनकम में जाना है, कुछ उसके भी बाद, लेकिन फिलहाल आप सारा नॉन करंट में डाल दें, मेरी रिक्वेस्ट है, ठीक है। पहला दिन है, जरा इसमें जरा मैं ये सिखा दूं थोड़ा सा है। अच्छा जी, तो डेफर्ड ग्रांट आई कितनी थी जी? $40। अब ये कैश डेबिट डेफर्ड ग्रांट क्रेडिट हुई थी, जो लेजर बनाऊं, ये समझ आ रही है? उसके बाद इनकम क्रेडिट हुई है लेकिन डेबिट हुई है डेफर्ड ग्रांट, तो डेफर्ड ग्रांट एक लायबिलिटी नेचर की चीज है, तो डेबिट मतलब माइनस, तो ये डेबिट ग्रांट क्रेडिट इनकम, तो ये बच गया जनाब 37.5। अब ये असल में तो 37.5 में से -5 करके यहाँ शो करना चाहिए था और बाकी 5 जो है वो करंट में, लेकिन छोड़ो, फिलहाल छोड़ो, करंट नॉन करंट की बाइफिकेशन नहीं करो, ओके, नहीं करो। होती है नहीं होती मैं फिर बताऊंगा, करनी है नहीं करनी ये बताऊंगा मैं। आगे चले, नेक्स्ट ईयर के अंदर अब 40 पकड़ोगे तो 2.5 भी माइनस करना पड़ेगा, 37.5 से कहानी चलाओ, तो डेबिट 5 मिलियन से डेफर्ड ग्रांट और क्रेडिट इनकम, तो कितना बच गया? ले जी, तो ये हमारे पास जनाब एक मेथड है, जिस मेथड को हम नाम देते हैं डायरेक्ट मेथड। क्या नाम है जी? डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड का मतलब इसके अंदर हम डायरेक्टली इनकम को नाम से रिकॉर्ड कर रहे हैं, डेप्रिसिएशन अलग से और ग्रांट इनकम अलग से नाम से आ रही है, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ गया और ग्रांट इनकम आ, कोई मसला इसमें? ठीक है, इस सवाल को दोबारा करना है आपने, ओके। बाकी मैं देखता हूँ आपके स्टडी टेक्स्ट के अंदर भी अगर कोई सवाल हुआ इस जितना भी हुआ तो कर लेना वो भी, ठीक है। वैसे रीपेमेंट बस मैंने कल करवानी है और एक्सपेंस क्रेडिट ग्रांट भी, एसिड वाला कुछ सवाल हुआ तो देख ले, ठीक है। अच्छा, अब एक और तरीका भी है जो आप लोगों के दिल में आ भी रहा था तो मैंने आपको रोक दिया था, तो ये दोनों ऑप्शन ना स्टैंडर्ड में मौजूद है, अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स है, तो सवाल जो कहेगा आपको वो करना पड़ना है ना, इसलिए सीखने तो दोनों पड़ेंगे, ओके। वो दूसरा तरीका वही है जिसका आपको दिल कर रहा था, ओके। वो क्या था भला वैसे, कि एसिड की कॉस्ट में से ग्रांट को नेट ना कर लें, जान ही छुड़ाएं, तो उसके लिए भी मेरी चाहत यही होती है कि आपको पहली 2 एंट्रीज ऐसी अलग अलग कराऊं और फिर उसके बाद ग्रांट को एसिड में से नेट करें, ठीक है। उससे बड़ा फायदा होगा आगे जाके आपको, क्योंकि अगर ईयर एंड आ गया और लेट से एसिड इस साल में खरीदा ही नहीं गया तो डेफर्ड ग्रांट तो रहनी है, तो एक पक्की तरतीब बनी होगी कि वो डेफर्ड ग्रांट नजर आनी है पहली एंट्री में, ठीक है। तो 1 जनवरी 2002 पर कैश डेबिट डेफर्ड, कैश या बैंक, डेफर्ड ग्रांट क्रेडिट, जिस दिन ग्रांट रिसीव हो, क्योंकि एसेट रिलेटेड ग्रांट है, लायबिलिटी बनाओ ताकि असूल भी पक्का हो ना, ठीक है। कितनी है? 40। उसके बाद आन दो एसेट नु आन दो 1 जनवरी 2002, इजाज भाई आन दो मोबाइल देखन तुम आन दो 1 जुलाई को, वो एसेट मोबाइल देख रहे थे ना इजाज भाई, तो फिर मैं जरा थोड़ा सा जी, तो अगर मैं हो गया इस तरह से तो आप खुद अपना मोबाइल देख रहे हो, तो आप तो फिर आप है जी। पीपीई डेबिट कैश या बैंक क्रेडिट कितने से जी? 100। अब यहां तक तो सवाल सेम आया। अब पिछली सिचुएशन में यह था कि हम ग्रांट को अलग लेके चल रहे थे और उसको मोटाइज करके अलग से इनकम बना रहे थे, और एसेट को अलग से लेकर चल रहे थे, उसको डेप्रिशिएट कर रहे थे, ठीक है। अब
ये वाला मेथड जो है इसमें स्टैंडर्ड ये अलाउ करता है आपको कि चाहो तो, दूसरा ऑप्शन है ना, एक ऑप्शन ये है कि चाहो तो ग्रांट को एसेट की कैरिंग अमाउंट में से लेस कर दो, नेट कर दो। तो भाई ग्रांट कितनी पड़ी हुई है, इसको खत्म करके एसेट में से, एसेट कैरिंग अमाउंट में नेट करना है, तो क्या एंट्री बनाओगे, सोच के बताओ। डेफर्ड ग्रांट को डेबिट करके खत्म करके एसेट को क्रेडिट कर। अब आपका बढ़ा नहीं देंगे, कम कर देंगे। अब आपका दिल ये कह रहा होगा कि यार यहीं पे ही हम कर लेते हैं 100 माइनस कंपाउंड एंट्री कर दे, तो नहीं कर सकते। आज मैंने जान के डेट सवाल में देखो अलग रखी हुई है। कंपाउंड एंट्री हो सकती है, तो सेम डेट पे चल रहा है, ठीक है, डिफरेंट डेट पे चल रहा है, सेम डेट पे तो फिर भी चल जाता। तो किसी सवाल के अंदर अगर डिफरेंट डेट होगी तो तुम कंपाउंड एंट्री कराओगे। लेट्स से ईयर एंड बीच में आ जाए और एसेट ना आए, पहले ग्रांट पड़ी हो, फिर भी गड़बड़, ठीक है। इसलिए बस एक एंट्री ही इजाफी है ना, कर लो कुछ नहीं होता, ठीक है। तो पहले उसी तरतीब पे काम किया, अब ख्याल आया ओहो यहां पर तो स्टैंडर्ड ने कहा है ग्रांट को एसेट की कैरिंग अमाउंट में से नेट कर लो, ठीक है, ताकि रीपेमेंट के वक्त भी ये फायदा हो, जरा समझाना आसान होगा, ठीक है। तो क्या करो, डेफर्ड ग्रांट डेबिट, डेफर्ड ग्रांट डेबिट और पीपीई क्रेडिट, कितने से 40 और ये 40। अब पीपीई में क्या बच गया, तो अब डेप्रिसिएशन के वक्त पीपीई में पड़ा ही क्या है 60, तो फिर डेप्रिशिएट भी क्या होगा 60। तो 31 दिसंबर 2002 पे आए, तो हमने एंट्री पास की, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, और पूरा ही लिख देता हूं बल्कि मैं, ताकि आपको नजर आ जाए। 100 माइनस 60 किया था, बच गया था, सॉरी 40 किया था, बच गया था 60, ठीक है। कितना बच गया एजाज, 60। इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारा, क्या चक्कर है, समझ आ रही है, पक्की बात है। थोड़ा इधर होके बैठो तुम, मेरी ना आंखों के सामने नहीं रहा सही तरह तुम जी। 60 है, 60 इसको डिवाइड करें कितने से, 8 से, लेकिन पूरा साल नहीं, 6/12। आंसर इज 3.75 से डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्शन क्रेडिट, और मैं भी नाल है जाना है ही नहीं, वो है ही नहीं। कोई ग्रांट आपने लाइबिलिटी नाम की कोई चीज छोड़ी ही नहीं, बल्कि उसको क्या कर दिया, एसेट में से नेट कर दिया। नेट रिजल्ट वो बाद में देखते हैं, फिलहाल तो मैंने नहीं बताया आपको कि सेम है, ठीक है। जब तक मैंने नहीं बताया तो आप तो अलग अलग लेके चले ना, फिलहाल उसको देखें ही ना। वैसे माशाल्लाह अच्छी बात है, आप लोग फौरन ग्रैब कर लेते हैं। मेरी कहानी तो अभी चल ही रही होती है, मैं तो अभी गोली करा ही रहा होता हूँ, लेकिन वो गोली आप लोग मुझे कराते हैं फटाफट जी, कि बस कर दे, छुट्टी दे दे, बस ये यहाँ पे एंड हो रहा है, बस छुट्टी होने लगी, बस होने लगी, ठीक है जी। और बेटा बस ऐसे ही ना 2 महीने का बैच है, अब ऐसे ही है, बस जितना पढ़ा गया पढ़ा करेंगे, ठीक है। और आप लोग अभी इंटरेस्टिंग है, देखो मैंने इसमें बोझ नहीं डाला आपको, बोझ ये तब होता जब मैं एक्सपेंस रेटेड ग्रांट भी आज ही करा देता, रीपेमेंट भी आज ही करा देता। नहीं, मुझे कोई जल्दी नहीं है, ये हजम करो, कल आएंगे इसको खत्म करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर IAS 36 IAS 38 ये शुरू करेंगे इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं है, आराम सुकून से करें इसको, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद ये भी नहीं होना और ये भी नहीं होना, ले दे के सिर्फ क्या होना है, ईयर एंड पर डेप्रीसिएशन ही होनी है। तो 31 दिसंबर 2003 पे डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट, वो 60 ही जो बचा था डिवाइडेड बाय 8 पूरा साल जी, 7.5, ठीक हो गया जी। अब अगर हम एक्सट्रैक्ट्स की बात करें, PL के 2003 और 2002, तो डेप्रीसिएशन एक्सपेंस सिर्फ नजर आएगा पहले साल में 3.75 का एक्सपेंस है, दूसरे साल में 7.5 का एक्सपेंस है, ठीक है। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एक्सट्रैक्ट्स, नॉन करंट एसेट्स में आपका पीपीई नजर आएगा। अब पीपीई के अंदर बड़ी साइंस हुई, आया था 100 का, 40 से माइनस होकर रह गया था 60, अब 60 में से 3.75 का डेप्रीसिएशन एक्सपेंस निकल गया, 3.75,
जी 56.25, तो 56.25 ये आ गया। ये 2002 के लिए जी, ये वर्किंग अब अलग ही कर रहा हूँ मैं। 100 माइनस 40 इज इक्वल टू 60, ठीक है जी। और इस 60 में से डेप्रिसिएशन की एंट्री की आपने 3.75, और 2003 के लिए 56 में पकड़ लो तो ज़्यादा अच्छा है। 56.25 ये माइनस 7.5 जी 48.75। अब बच्चों ये ना ऑप्शन है स्टैंडर्ड की तरफ से 48.75। तो ऑप्शन का मतलब ये नहीं होता कि आंसर डिफरेंट हो जाएंगे, आंसर सेम ही होगा। जैसे चेक करो, पहले साल में नेट करो तो नेट में कितना एक्सपेंस आ रहा है 3.75 का, यहाँ पे भी 3.75। अगले साल नेट करो तो 7.5 का नेट में एक्सपेंस आ रहा है, इधर भी ऐसे, ठीक है। इन दोनों को नेट करो, एसेट है लायबिलिटी है, नेट करो तो नेट में 56.25 का एसेट ही आ रहा है। चेक कर लो, नेट कर लो 48.75। ऑप्शन है ऑप्शन, ठीक है, जो मर्जी कर लें आप। बेटर प्रेजेंटेशन वैसे इसको कहा जाता है क्योंकि इसमें अलग से नज़र आता है, एक एसेट भी है और ग्रांट इनकम भी है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आप अगर गौर फरमाएं तो यहाँ पे ग्रांट इनकम नज़र ही नहीं आ रही, बल्कि मैं तो यूं ही कर लूँ यार, ज़रा थोड़ी सी अगर हिम्मत करें तो, ठीक है। ताकि वो ज़रा मैच करे ना, सामने से दूर से देखें तो नज़र आए, हाँ जी ऐसा ही है। 7.5 और ये 48. तो मैं यहाँ ज़रा वर्किंग करना चाह रहा हूँ ब्रैकेट में, ताकि वो सामने नज़र आए ना कंपैरिजन में। देखो पीपीई है, पीपीई है, आगे कुछ नहीं है, यूँ लग रहा है बड़ा रश लगा हुआ है यहाँ पे। तो 100 मैं 60 लिख रहा हूँ डायरेक्ट, 60 माइनस 3.75 और उसके बाद 56.25 माइनस 7.5, ठीक है जी। तो ये जनाब, तो आपका एसेट नज़र आ रहा है, ग्रांट नज़र ही नहीं आ रहा। ओके, अच्छा, इसमें भी इनकम रिकॉर्ड हुई है ग्रांट की, पर कैसे? बाय वे ऑफ रिड्यूस्ड डेप्रिसिएशन। उस ग्रांट ने एसेट की कैरिंग अमाउंट को कम करके कम डेप्रिसिएशन हमें दे दी, जिसको हम चार्ज करते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है जी, इसको कैपिटल ग्रांट्स कहते हैं। क्या कहते हैं जी? कैपिटल ग्रांट्स। लेट्स सी आपके चैट पर में क्या कहता है, चैट पर में ये देखो, कहता है रेवेन्यू ग्रांट्स होती है और कैपिटल ग्रांट्स होती है। मैंने ये पहले पढ़ाना शुरू की हुई है, ये अंग्रेजी पढ़ना, जनरल प्रिंसिपल आपको ज़बानी कलामी बताया अपने अल्फाज में, ठीक है। डेफिनेशन इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि सवाल के अंदर लिखा हुआ आ जाए, सवाल के अंदर लिखा हुआ आ जाए कि जी आपको गवर्नमेंट एजेंसी ने पैसे दिए, आपको जी गवर्नमेंट ने दिए, एजेंसी ने दिए, पता होना चाहिए, ठीक है। खैर, रेवेन्यू ग्रांट्स को अभी नहीं कराया मैंने, इसकी प्रेजेंटेशन ये ज़ाहिर है कल करवानी है। ये देखें कैपिटल ग्रांट्स, ये अब आप कर सकते हैं। देयर आर टू ट्रीटमेंट्स, राइट ऑफ ग्रांट अगेंस्ट कॉस्ट ऑफ नॉन करंट एसेट एंड डेप्रिशिएट द रिड्यूस्ड कॉस्ट, ये दूसरा पार्ट, या ट्रीट द ग्रांट एज डेफर्ड क्रेडिट एंड ट्रांसफर पोर्शन टू रेवेन्यू ईच ईयर, सो ऑफसेटिंग द हायर डेप्रिसिएशन चार्ज हैं ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट। ट्रीटमेंट ऑफ कैपिटल गेन्स, तो यह बन गया होमवर्क, ठीक है। इसको आप टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग के अंदर पढ़ सकते, छोटे छोटे सवाल हैं, ठीक है। रीपेमेंट तो अभी करवाई नहीं, सिर्फ इतना सा पढ़ाया अभी आप, सिर्फ इतना सा। लेकिन पहले आप क्या करें, आप इस टेस्ट में पहले अपना सवाल करें दोबारा, फिर इसको करें, उसके बाद पढ़ के देखें, कुछ नहीं है। कल फिर रेवेन्यू ग्रांट्स कराऊंगा और कल ही रीपेमेंट करा के इसको फारिग कर देंगे, ठीक है। कल नया टॉपिक शायद ना शुरू करूं, इसके कुछ आम किट के सवाल कुछ देख लेंगे, कुछ आपके हवाले कर दूंगा, इस तरह से लेकर चलेंगे, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।